मैं समाज इस विषय का करीबन 30 साल का एक्सपीरियंस होने से उसका उसका आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, आप गौलव। बोलते रहिए 20-25 मिनट और फिर आगे लोग समझेंगे। बहुत हाँ जी, अच्छा, हाँ धन्यवाद, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। गौलव या गोवंश, वैसे महाराष्ट्र की 5 गोवंश बहुत प्रसिद्ध है। खिल्लार है, देवनी है, लाल कंदारी है, ऐसी और और गौलव भी है। तो पूरे देश में 54 प्रकार की हमारी इंडियन कैटल रहती, भारतीय प्रजाति है। उसमें से महाराष्ट्र की 5 है। उसमें से विदर्भ की एकमात्र गौलव, जो विदर्भ की शान करके पहचाना जाता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। गौलव यह ऐतिहासिक गैया है। पुरातत्वीय विषय भी इसका है। हमने वेद और उपनिषद में 5 गैया प्रकार की देखी है। उसमें 5वीं जो है, बहुला नाम की गाय है, वो वही गाय आगे चलकर गौलव बनी। जैसे कामधेनु है, कपिला है, ऐसी एक बहुला गाय थी 5वें नंबर की, और वही 5वें नंबर की गाय बहुला ही गौलव बनी। इसका है ये पुरातत्वीय और पुराणों कालीन प्रस्तुति है। दूसरा यह कि गौलव या गैया कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण जब रुक्मिणी हरण को यहाँ आए विदर्भ में, कौंडन्यपुर इस गांव में उनकी ससुराल है। रुक्मत राजा थे वहां पे, भीमक राजा थे। रुक्मत उसका रुक्मिणी का भाई था। तो कृष्ण जब साथ में आए अपनी सेना को लेकर, अपने सवंगड़ियों को लेकर रुक्मिणी हरण के समय, तो यहाँ आने के बाद रुक्मिणी हरण तो हुआ, उसके बाद वो तो चले गए, लेकिन बाकी उनके सवंगड़ी साथी वो यहीं रह गए। और उन्हीं की प्रजाति के साथ गौलव, उसी जाति को, प्रजाति को गौलव बोलते हैं, मतलब गौड़ी गाय। नंदा गौली समाज है इनका, जिनके पास ये गैया प्राधान्य रूप से रहती है। विषय विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए बहुत क्लोज और विदर्भ के लिए बहुत प्राइड है। कौंडिन्यपुर कृष्ण की ससुराल है। वहां जब युद्ध के बाद कृष्ण चले गए, तो जो बाकी बचे सवंगड़ी साथी गौली समाज, नंदा गौली समाज, वो यहीं रह गया। और उनका रहने का जो जगह थी, वो नदी किनारे, वर्धा नदी के किनारे, कोरा नदी के किनारे, पेनगंगा नदी के किनारे, जो आसपास जहाँ पानी की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, वहां वो बस गए। वो गांव से रिलेटेड नहीं रहे, अपना बस्ती अलग बने। आज भी उनकी बस्ती को हेटी बोलते हैं, मराठी में हेटी बोलते हैं। जैसे बंजारा समाज में तांडा होता है, वैसे ही गौली समाज के लिए हेटी होता है। वहां दूसरी समाज का कोई व्यक्ति उसमें जा नहीं सकता। केवल गौली और नंदा गौली समाज के ही लोग उसमें रहते हैं। और उसी के उनका एकमात्र आधार ये गौलव गौलव गाय। इस गाय का विस्तारित वर्णन तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन इसका पृष्ठभूमि, पार्श्वभूमि ऐसी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के, पहले का बेरार प्रदेश था जिसको जानते हैं, उस प्रदेश में ये रहने वाली गैया है। ये प्रकृति लवर है, मतलब नेचर लवर गई है। प्रकृति के साथ जुड़ना, खाना पीना सब प्रकृति के साथ। इनको एक्स्ट्रा कोई खिलाओ मत, एक्स्ट्रा पानी मत पिलाओ, एक्स्ट्रा कुछ भी मत दो। फिर भी वो अपने हिसाब से, अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से 3 से 6 लीटर दूध पर डे दे सकती है। और वो भी दूध इतना प्योर, इतना अच्छा होता है, पूरा औषध होता है। ये दूध नहीं होता है, एक प्रकार की औषधि होती है। हमारे पुराणों में जो वैद्य लोग जो बोलते थे कि काढ़ा बना के पिलाओ, चूर्ण बनाओ, तो उस वो चूर्ण के या काढ़े के जो विशेष मीडियम रहते थे, माध्यम रहते थे, वो गौलव गैया का दूध रहता था या फिर घी रहता था। तो गौलव गैया की घी के अंदर इतनी क्वालिटी है। उसका सुगंध, मतलब एक कहावत है कि एक घर में अगर गौलव गैया का घी बन रहा है, तो वो 7 घर तक चलता है उसका सुगंध। इतना पावरफुल और बहुत ही सुगंधित घी इनका बनता है गौलव गैया का। हमने इसके प्रयोग यहाँ पे बहुत किए, उसका वर्णन हम आगे करेंगे। इसका मूल रूप विदर्भ है, लेकिन विदर्भ में भी वर्धा डिस्ट्रिक्ट इसका मेन उगम स्थली है। वर्धा जिले के अंदर कारंजा तहसील में एक गांव है गुंडमुंड। गुंडमुंड गांव में गुंड गुत्समत ऋषि रहते थे, जो गणपति जी के सेवक थे, दास थे, तपस्या करते थे। वो गुत्सम ऋषि का आश्रम था गुंडमुंड, पुराणों में इसका उत्तर है। और इन्हीं के पास जो पहली गैया थी बहुला, वही गैया आगे चलकर गौलव हुई, और इसीलिए हमने गुंडमुंड को गौलव गैया का उगम स्थान समझा है। ये इतिहास की पृष्ठभूमि होगी। हम आगे देखते हैं कि इसको फिर गौलव गैया को पारिवारिक सदस्य बना दिया नंदा गौली समाज में।
जैसे कुछ राजस्थान में हिरण को वो लोग हमारे पारिवारिक समझते हैं, वैसे गौलव गैया को भी यहाँ का पारिवारिक सदस्य समझा जाता है। उसके ऊपर बहुत प्यार करते हैं वो लोग। उनके कई त्योहारों में उसको मध्यस्थ रखते हैं, मुख्य रूप से भूमिका उसका रखता है। भारत देश जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा बहुत उदाहरण है, जीता जागता होता है। यहाँ की पहाड़ियों में, नदियों में, हर में वेराइटी है, विशेषता है। ऐसी यहाँ की जो प्रकृति से जुड़ी हुई गैया है वो गौलव गैया, उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषताओं में जाएंगे तो हम इसके इसके कुछ अंश आपको बताना चाहते हैं कि ये कैसे पहचानी जाती है। विषय इसका इसका हम व्यवसाय से जोड़ेंगे आगे के चैप्टर में, लेकिन इसको दूध कितना देती है, रहती कैसी है, खाना पीना क्या होता है, तो उसके बारे में चलो। तो इसके ऊपर मैंने जो किताबें लिखी वो गौलव विदर्भाचे वैभव, गौलव गया मराठी में किताब है, और इंग्लिश में जो माप्सू को हमने दी यूनिवर्सिटी को, वो इंग्लिश की थीसिस है। प्रतिदिन ये 9 लीटर तक दूध देती थी। ऐसा हमने एक प्रदर्शन, हम हर साल यहाँ पे जिला परिषद के स्तर पर प्रदर्शन बढ़ाते हैं, प्रदर्शनी बोलते हैं। उस प्रदर्शनी में हम दुग्ध स्पर्धा लेते हैं। उसमें हम गौलव गैया का स्पेशल प्रदर्शनी, दूसरी कोई गैया इसमें आती नहीं, एंट्री होती नहीं, केवल गौलव के लिए प्रदर्शनी होती है। शुरुआत हमने 2005 से की प्रदर्शनी की। आज 2025 तक हर साल उसका बजट बढ़ता गया और जिला परिषद और शासन भी इसमें अब सहकार्य कर रहा है। इसके लिए मैंने एक संस्था बनाई थी, गौरव जतन संवर्धन व संरक्षण संस्था, जो तलेगांव नाम का गांव वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ इसका हेड ऑफिस है। और कई फार्मर है जो गौलव गो उत्पादक है, गोपालक है, वो उसके मेंबर है, और वो बहुत अच्छी तरह से उसका ढंग से संचालन करते हैं। सुंदर संस्था है। इसको अभी तक नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड बहुत संस्था को मिल चुके हैं, इसलिए एक रेपुटेड संस्था है, काम करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य गौलव का संवर्धन करना, हमारी संस्कृति का, प्रकृति का संरक्षण करना, हमारी धारणा जो है, परंपरा है, उस परंपरा का भी संरक्षण करना हमारा काम है। केवल गैया का संरक्षण करना इतना ही नहीं, इसके रिलेटेड जो जो चीज है, जो त्योहार है, भालदेव नाम का त्योहार आता है, उस त्योहार का हो, होली हो, दिवाली हो, इन सारे त्योहारों के बीच में हम गौलव को भी उस महत्व रखते हैं। तो हमने एक सोच लिया कि गीता जयंती के दिन भगवान कृष्ण ने जो गीता दुनिया को बताई, जिस दिन, उस गीता जयंती के दिन हम इसका अधिवेशन लेते हैं, सम्मेलन लेते हैं और बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। उसमें जिला परिषद, शासन और सब कुछ सम्मिलित रहते हैं, एनजीओ भी सम्मिलित रहते हैं, और अपनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी की गैया यहाँ लाते हैं, सब दुनिया को हम दिखाते हैं। उसका वीडियो शूटिंग भी रहता है, आपको पूरा मिल जाएगा वो भी। उसके बाद में इसका हमने रिकॉर्डिंग किया। आज भी ऐसी गैया है जो 12 लीटर पर डे दूध देती है। आप उस गांव का नाम भी दम बता देता, वो जो फर्स्ट आई जो गैया इस साल की 12 लीटर दूध वाली, वो कारंजा तहसील में, वर्धा जिले में कारंजा तहसील है, वहाँ पे कन्नमवार ग्राम है, जो मुख्यमंत्री कन्नमवार जी के नाम से बना हुआ है, उसमें वो फार्म हाउस है उनका, और उसमें ये गैया 12 लीटर अभी भी सबके सामने दूध दे सकती है। आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे 150 जानवर इसके पास गौलव के। उदाहरण के तौर पर बताया मैंने, मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। 1905 में डॉक्टर दास ने एक किताब लिखी थी, उसमें अंग्रेजों के जमाने की बात है ये, कि उन्होंने उनको सिर्फ इंट्रोडक्शन किया कि गौलव ड्राप पर्पज, मतलब केवल खेती के लिए उसका उपयोग होने वाली गैया है, इसका कोई उपयोग नहीं, दूध का उपयोग नहीं, ऐसा उन्होंने मेंशन करने के बाद एक ऐसा ट्रेंड बन गया कि केवल ड्राप पर्पज, केवल खेती के लिए उपयोगी बैल बनाने के सिवा इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन इसका डॉक्टर अहलूवालिया, डॉक्टर सिरोठिया, डॉक्टर ऐसे बड़े बड़े डॉक्टरों ने उसमें रिसर्च किया, और उस रिसर्च में 94 से मैं भी जुड़ गया, उन्होंने मुझे भी उस टीम में लिया, और फिर इसका एक अध्ययन केंद्र बनाया मैंने, गौरव अध्ययन केंद्र। 94 में सबसे पहली शुरुआत और पहली किताब उसी समय लिखी गई है। इसका विशेषता है, ये कितना भी, मतलब 48 डिग्री टेम्परेचर, विदर्भ का टेम्परेचर 48 डिग्री के बराबर होता है, 48 से भी ज्यादा चल जाता है, तब भी ये उतना ही दूध देती है जितना वो 4 डिग्री मतलब 4 डिग्री तक गिर जाए टेम्परेचर, तो भी उतना ही दूध देती है। मतलब इसका इतना नेचर रेजिस्टेंस है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 3 दिन भूखा रख दो तो भी उतना ही दूध देती है। मतलब ये नेचर के साथ इतनी जुड़ी गैया है, इसको कोई गोठा नहीं चाहिए, कोई शेड नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ऐसे खुले आसमान में रख दो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ का जो गौली समाज रखता है, वो 4 लकड़ियां बांध देता है आजू बाजू, और बीच में वो गैया को रख देता है, वही दोहा करते हैं 7 बजे सुबह और शाम को 7 बजे, ऐसा उनका दोहा का कार्यक्रम रहता है। तो इसमें
महिलाएं ज्यादा एक्टिव है। महिलाएं दूध निकालने में बहुत एक्टिव है, और महिलाओं के साथ इसका रिलेशन बहुत है, मतलब ये फीमेल लवर भी बोल सकते हैं इसको, ये गैया को इतना प्रेम करने वाली है गैया। उसके बाद इसको संरक्षण करने के लिए फिर गवर्नमेंट को हमने कई प्रपोज किए, कई दिए। लेकिन इसके पहले वाली एक बात बताना बहुत जरूरी है कि 1945 में अंग्रेजों के दिमाग में ये बात आ गई कि ये गैया बहुत अच्छी है और हमारे ट्रांसपोर्टिंग के लिए, घी के लिए, दूध के लिए ज्यादा अच्छी है। तो उन्होंने एक फार्म बनाया हेटीकुंडी गांव में, वर्धा जिले में, वहां पे इसका बड़ा फार्म बनाया उस समय। और वहां पे दूध का उत्पादन करके वो सारा घी, यहाँ का ओरिजिनल गौलव का घी, यहाँ से वो बाय ट्रेन आरवी से पुलगांव, पुलगांव से मैनचेस्टर तक जाता था। जैसे कपास जा रहा वैसे ये घी भी यहाँ से जाता था। यहाँ से पहली बार दुनिया में घी ले जाने वाले अंग्रेजी थे, उन्होंने पूरे दुनिया में गौलव का घी फेमस किया। और उस वजह से गौलव का एक विशेष महत्व बन गया कि गौलव का घी जैसे पुगनूर गैया तिरुपति बालाजी को लगती है, वैसे उतना उतनी फेमस एक गौलव गैया पूरे देश भर में हो गई। लेकिन हुआ दुर्दैव हमारा, हमारी कम नसीबी, या हमारा ध्यान न जाना, कि हमने इस गौलव की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया, ज्यादा महत्व नहीं दिया, और वो सबसे ज्यादा कटने वाली गैया बन गई। सफेद गैया है, एकदम सुंदर गैया है, मध्यम बांधा है, उसका शरीर आकृति बहुत अच्छी है। उसके शिंग जो रहते हैं उसको हॉर्न बोलते हैं, वो हॉर्न पीछे की ओर रहते हैं, पैरेलल टू बॉडी, शरीर को समांतर रहते हैं। और उसका मजल ब्लैक रहता है, आंखें एकदम बादाम जैसी रहती है, बहुत ही सुंदर आंखें रहती है। आप उसका, मैं फोटो भी इसमें डालूंगा ग्रुप पे तो आपको पता चल जाएगा वो। तो इस तरह से सुंदर गैया होने से कटाई वाली सबसे गैया, क्योंकि ज्यादा लोगों को इसका जो मीट है वो बहुत पसंद आता था उस समय से, और अभी अभी भी आता है, तो सबसे ज्यादा कटने वाली गैया। इसके लिए मैंने सबसे पहले 92 से एक अभियान शुरू कर दिया है, गौलव बचाओ अभियान। और गौलव को जितना बचाए उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, उसका महत्व बताना जरूरी है। और जिन लोगों ने उनको पाला वही बेचने वाले बन गए, कीमत ज्यादा आती थी इसलिए वो बेचने वाले बन गए। इसलिए उनके अगेंस्ट में कई काम करना पड़ा, कई निर्णय लेना पड़ा, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन भी लाना पड़ा कि इसको इनब्रीडिंग मत करो। क्योंकि जिस इनका एक जो मेल रहता है वो मेल ब्लैकिश कलर का रहता है, ब्लैकिश का खोड, हम जो है ना थोरेसिक पोर्शन, वो ब्लैकिश कलर का रहता है। उसको राखाड़ी बोलते हैं, काले काले टाइप का रहता है। तो वो बुल 3 साल के बाद चेंज करना पड़ता है। लेकिन इनके अंदर अवेयरनेस इतना नहीं होने से, वो वही बुल बार बार यूज करने से उसका जो जीन जीन है वो डैमेज होने लग गए, और इसका जो दूध का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होता गया, इसमें बीमारियां बढ़ने लग गई। हालांकि फुट एंड माउथ डिसीज नाम का पशु संवर्धन विभाग में बहुत बड़ा ट्रेंड है कि तोड़खुरी पायखुरी बोलते हैं उसको, खुरपका बोलते हैं उसको हिंदी में। वो बीमारी इस गैया को होती नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति है, इनको ये बीमारी होती नहीं। तो एक प्रकार से इनके अंदर रेजिस्टेंस है, एंटी डिसीज इनके अंदर है कुछ तत्व। तो इनको डिसीज होता नहीं, बहुत कम डिसीज होता है, और रेयर से रेयर परिस्थिति भी कैसे भी उसको संभाल लेती है। इतनी सुंदर गैया बचाने का काम प्रभु कृपा से मेरे जिम्मे आया, प्रभु कृपा ने दिया और मैंने उसको निर्वहन किया। इस विषय पर जो किताब लिखी, वो किताब अभी भी पूरे महाराष्ट्र में बेसिक लेवल और रेफरेंस बुक करके समझी जाती है। इसके इसके ऊपर जितना भी रिसर्च हुआ वो साइंटिस्ट लेवल पे उन्होंने इस किताब को बेस बनाया और बनाया, और सुंदर किताबें बनी, उसका अवेयरनेस प्रोग्राम आया। और अब गवर्नमेंट तो इसके लिए बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। हमारे अन्ना साहेब शिंदे फाउंडेशन भी गौलव के ऊपर काम कर रहा था, उसमें मुझे लिया था, कुछ समय मैंने काम किया। महाराष्ट्र डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसमें भी मैंने काम किया। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसमें मैंने काम किया गौलव के संदर्भ में और गौलव के विषय में। तो मुझे लगता है कि गौलव गैया का घी हम एक ब्रांड बनाकर कोऑपरेटिव सेक्टर में बेच सकते हैं, क्योंकि गौलव गैया का घी इसको पर्याय नहीं, इसको सब्सटीट्यूट नहीं है, इसकी क्वालिटी में सब्सटीट्यूट नहीं। पर होता क्या है कि इसका क्वालिटी कंट्रोल करने वाला कोई सिस्टम ना होने से, या उसको कोई चेक करने वाला कोई ना होने से, मिक्स करके वो घी बेचते हैं। जैसे पतंजलि का घी 500 रुपये मिलता है, तो वो गौलव का 2000 का घी क्यों लेगा, 1000 का घी क्यों लेगा। इसलिए वो कंपैरिजन करते कि पतंजलि का तो 500 का मिलता है, आप 2000 का, 1000 का, 1000 रुपये का क्यों बेच रहे हैं। तो फिर वो कुछ समय तक हमें उस घी को बेचा, लेकिन फिर देखा कि पतंजलि के आगे कोई टिक नहीं सकता, सारे लोगों का उधर ही है रोष। और फिर हल्दीराम का आ गया, तो हम उसमें टिके नहीं, फिर हमने उसका विषय बंद कर दिया।
उसके कई प्रोडक्ट हमने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी वर्धा में भी शुरू किया था। देवला पार से कटने वाली गैया को हमने लाया 2 ट्रक, और वहाँ पे एक स्पेशल गौरक्षण बनाकर वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छा प्रयास किया। डॉक्टर चंद्रकांत रागेट कुलगुरु थे, उनके नेतृत्व में मैं उसका काम किया था। लेकिन फिर देखा कि जहां वहां गौलव के प्रति या गैया के प्रति या हमारे एनिमल के प्रति उतना स्नेह नहीं, उसके प्रति जो मिलने वाली ग्रांट के प्रति ज्यादा स्नेह हो गया। गवर्नमेंट की आने वाली ग्रांट, उसके उसके 1200 रुपए मिल रहे साल के, महीने के इतना मिल रहा है, तो लोग उसके हिसाब से गौरक्षण चलाने को ये हो गए, राजी हो गए। हालांकि हालत बद से बदतर और बदतर से भी और बदतर होती जाएगी, कटने वाली गैया बहुत बढ़ गई। लेकिन अभी एक नया अभियान एनडीडीबी और एमएलडीबी ने गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल और स्टेट की तरफ से बनाया, और उन्होंने गौलव गैया बचाने के लिए अच्छा फंड दिया, और उन्होंने ओरिजिनल सेक्स सॉर्टेड सीमेंट प्रोवाइड किया राहुल विद्यापीठ के अंदर, और वो सारा सीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, उससे ओनली काफ मिलती है। तो वो काफ के वजह से गौलव के अभी नई प्रजाति, नई जनरेशन और नया हेल्दी जो एनिमल है, जो ओरिजिनल उसके अंदर जो जितने सिम्टम्स चाहिए वो सिम्टम्स उसमें है, ऐसा सिम्टम्स का नया प्रोडक्ट और नया जनरेशन तैयार हो रहा है। और इसके लिए केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बधाई देना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो। गवर्नमेंट ने गौलव के ऊपर ध्यान दिया, और गौलव के ऊपर ही नहीं, जितने भी हमारे इंडियन प्रजाति है, उन सब प्रजातियों पर बहुत बड़ा ध्यान दिया, और अभी उसका अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत बढ़ गया। इसलिए हमारी जो इतने सालों की जो मेहनत है उसमें थोड़ा रंग आते लगा। तो हमने कल आदरणीय अनिल जी राठी से जब चर्चा की, तब हमने अपना दुख उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा जो आश्रम है, निवेदिता निलयम आश्रम, जहाँ पे नलांगे सर और आदरणीय टावरी सर आए थे, उन्होंने उनके वजह से मैं इस कोऑपरेटिव सेक्टर में फिर से आया हूँ। प्रवीणा माई देसाई, इनके अंडर में हमने निवेदिता नीलम में पहले 7 गैया शुद्ध गौलव लाई थी, जहाँ प्रयोग करना था मुझे। मैंने 10 साल उसके अंदर प्रयोग किए। उस 7 के 32 होने के बाद उसकी अवेयरनेस हमारे से डोनेशन के ऊपर होने से नहीं हो सकी, तो हमने उसको एक जगह को दे दिया। आज भी गौलव गैया विदर्भ में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और अच्छे से इसमें मिल जाती है। लेकिन उसका प्रोडक्ट लाने के लिए, प्रोडक्ट कलेक्शन करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम न होने से, अन्ना साहब शिंदे फाउंडेशन ने शुरू किया था, सिस्टम तैयार न होने से उसका जो काम है वो हुआ नहीं। हालांकि वो संस्था, अगर कोई कनेक्ट हो तो वो संस्था उसका पूरा सपोर्ट कर सकती है, गौलव की संस्था, और उसको उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, जिससे गौलव बचे, और गौलव के साथ उसका जो अद्वितीय वेद और उपनिषद वाला प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वो सबको अवेलेबल हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि कीमत उसकी ज्यादा होती है, क्योंकि वो रेयर है। जब मैंने ये अभियान शुरू किया 94 में, तो उस समय गौलव बहुत मतलब ज्यादा नहीं थी, जो कटने को जा रही थी दिनों दिन दिनों दिन। और समय तो ऐसा आ गया कि उसका पूरे इंडिया में उसका काउंटिंग हुआ, जनगणना में, पशुगणना में, तो केवल 2500-3000 थी वो। आज बहुत अच्छा उसमें दिख रहा रिस्पांस, और नई जनरेशन तैयार हो रही। इसलिए मेरा ये मानना है कि जितना भी मैंने गौलव के बारे में बोला, वो समय के हिसाब से बोला। किसी को अगर प्रश्न है तो इस विषय में आप पूछ सकते हैं। और इसका किताब भी मैंने जो लिया वो आपको सबको, क्योंकि आदरणीय मंगेश देशमुख साहब को मैंने किताबें दी थी, ये सारे किताब मैं छापता हूँ और सबको देता हूँ। आप उसका डिटेल उसमें पढ़ सकते हैं। धन्यवाद जी। और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे, और मुझे संधि जरूर दी मुझे पूछेंगे बोलने का डॉक्टर चांस दिया। प्रशांत जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। मैं भी एक वेटरनरी प्रोफेशन हूँ और धन्यवाद आर्मी सर। में भी काम किया है। तो जी आपने जी। बहुत अच्छी जानकारी दी है। इतनी जानकारी तो मुझे गौलव के बारे में नहीं थी, लेकिन मेरे को थोड़ी सी जानकारी है। अब मैं उस वो जानकारी मैं बाद में शेयर करूंगा। मैं आपसे अब थोड़ी सी अच्छी बात ये हेलो, आवाज। हेलो। जी आवाज आ रही है। हाँ, अब आ रही, बोलिए। उप्रेती जी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, पूछिए। मैं सर यहाँ पे ट्रेन में हूँ, कट जा रहा है, मैं ट्रेन में हूँ। मैं कट जा रहा है, शताब्दी से दिल्ली जा रहा हूँ। हेलो, आदरणीय अभिषेक जी और आदरणीय नॉइस तो अनिल जी राठी होगी, सर। लेकिन अब हम इसको वापस
कैसे रूप में लाएं और हम इसको कैसे आगे बढ़ें। अभी कितनी संख्या है आपकी नजर से विदर्भ और महाराष्ट्र में, और ये क्योंकि छत्तीसगढ़ और इसमें भी है, एमपी में भी है, तो वहां का जी भी आपको जरूर इसकी नॉलेज होगी। तो हम इस ठीक। गाय को दोबारा से उस रूप में लाएं जो भगवान कृष्ण के टाइम में थी, उसके लिए कैसे बढ़ें। आप थोड़ा सा और समय ले लीजिए, फिर हम बाकी लोगों तक जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी, इसका हमने जो सर्वे किया, गवर्नमेंट का सर्वे है, उस सर्वे के हिसाब से 2,500 से 3,000 तक के ऊपर जा रहा है आंकड़ा। लेकिन शुद्धता का उसमें प्रमाण कम है। हमने उसका ग्रेडेशन किया 100%, 82.5%, मतलब 82.5%, 60%, 50%, 25%, ऐसा हमने उसे ग्रेडेशन किया। तो 100% वाली गैया प्योर टू प्योर वो केवल 400-500 के ऊपर नहीं है। फिर वो ग्रेडेशन वाली है 50%, जिसमें आजकल क्या हो रहा कि उसमें फॉरेन ब्रीडिंग वाला जो जर्सी है, हुस्टन है, ऐसा उसमें सीमेन उन्होंने कई लोगों ने, पुराने लोगों ने इंसर्ट कर दिया। इसलिए उसमें जो मिक्स ब्रीड आ गया उसको अवॉइड कर दिया, तो शुद्ध ब्रीड बहुत कम बचा हुआ है। लेकिन जो एनडीडीबी और एमएलडीबी जो संस्था है वो अच्छा काम कर रही है, वो शुद्ध प्योर गौलव का ब्रीड और सीमेन उसमें सप्लाई कर रही है, ताकि अच्छी नस्ल और शुद्ध नस्ल बने। और वो कृष्ण का वो गौरव का जो पुनर्विचार है वो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और आदरणीय ब्रिगेडियर साहब, आपने जो रिस्पांस दिया, जो प्रतिक्रिया दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये सच्चाई है। ये जो आपने बात बताई कि अंग्रेजों को बहुत पसंद आई, उसका रीजन है कि हमारी आर्मी में भी वो दूध के लिए भारतीय नस्ल की गाय से शुरुआत हुई थी। बाद में हमें वो जी होलिस्टन फ्रीजन और दूध के चक्कर में बढ़ाया। और एक डाटा मेरे जी पास भी है कि भारतीय जी नस्ल की गायों का करीब करीब साहिवाल का 1937 में पूरा वर्ल्ड के रिकॉर्ड में देखें तो एचएफ का भी 9 लीटर था एवरेज, हार्ड एवरेज, और हमारी नस्लों का भी इसी के आसपास था। तो आपने बिल्कुल सत्य जी बात बताई है। लेकिन उन वो जो हम हमारे ही लोगों ने, तो क्योंकि आप वेटरनरी डॉक्टर हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो हमारे ही लोगों ने ये अपनी नस्ल समझी ही नहीं। वो विदेश में गए और वहां से पहले उनकी गाय ही ले आए, फिर उनके सांड ले आए, फिर उनका सीमन ले आए, और हमारी सारी नस्लों का सत्यानाश कर दिया। ये आपने बिल्कुल एग्जैक्टली। सत्य बताई है, ऐसा मेरा भी अनुभव है। और ये भी आपने बताई है कि ये इतना है। तो अब हम आप के ही हेड में हमारे नालंगी साहब ने ये कोऑपरेटिव के थ्रू वहाँ बड़ी स्कीम ली है। आप महाराष्ट्र की ये गाय बहुत अच्छी है, एक बदरी गाय उत्तराखंड की अच्छी है। इन दोनों में हमारा कोऑपरेटिव बहुत बड़ा काम करेगा और जी सारी गायों का ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जिम्मेवारी आप फिर से संभालिए, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज है। अगर जरूरत पड़े, आपने बताया, बिल्कुल सत्य बताया, 3 साल में सांड बदलना चाहिए। पहले तो हमारे गांव में एक ही नस्ल होती थी, तो वो सांड भी बदलते रहते थे। ये बीच में जी गड़बड़ाई है। तो जी हम छत्तीसगढ़ एमपी से भी उन एरिया में का भी आप जिक्र करिए कि कहाँ इसका ठीक से नस्ल मिल सकती है और एक इसको दोबारा से वापस लाएं। ये हमारे कोऑपरेटिव की तो ये है, और आप हमारे साथ इसमें आए हैं और आपको इतनी नॉलेज है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे से बढ़ के ऐसे ऐसे बात आगे बढ़ाएंगे। जी नालंगे साहब, आप धन्यवाद। बताइए इसमें कहाँ प्रोग्रेस है आपके गावलाव के प्रोजेक्ट में, अगर जुड़े हैं तो। नालंगे साहब शायद नहीं जुड़े हैं, अभिषेक भी नहीं जुड़े। तो अन्य कोई साथी इस पे कोई जैन साहब से कोई क्लैरिफिकेशन चाहे तो बताएं। सर, बड़े दुख की बात है कि जिस विदर्भ से ये गौलव गाय है, उसी विदर्भ में गौलव गाय केवल और केवल दूध के लिए ये दुर्लक्षित हो गई है। यानी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। लोगों ने क्रॉस ब्रीड और बाकी विदेशी गायों को अपनाया दूध के लिए, और ये गायों को ऐसा ही खुला छोड़ दिया है। ये बड़ी दुख की बात है। और गौशालाएं जो है, जैसा कि सर ने अभी बताया ही है आपको, कि गौशालाओं में केवल धन एकत्रित करने पर ही जोर दिया जाता है। वहाँ जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, उनकी कोई मानसिकता होती ही नहीं है गाय के प्रति।
प्रेम की, गौ माता के प्रति प्रेम की। कुछ विरले जरूर होंगे उसमें ऐसे कुछ डायरेक्टर्स, लेकिन जहां जहां भी होता है, एक तो शासन भरपूर मदद करती है, केंद्र सरकार भी बहुत मदद करती है। और अभी तो जैसे बजट में ही आ गया है कि भाई इस बार पशुपालन पर काफी खर्च होने वाला है। तो इस बारे में हम गाय के प्रोडक्ट्स को जितना आगे लेकर जाएंगे, जितनी अच्छी कीमत दिलाएंगे, तो हो सकता है कि ये पुनर्स्थापना होगी। और गौमूत्र अर्क के बारे में हम जितना जागरूक होंगे, जितना इसको आम जनों तक पहुंचाएंगे कि इससे कितनी बीमारियां, 1,000 से ऊपर बीमारियां अगर केवल गौ अर्क से ठीक हो सकती है, तो हम अगर ये घर में छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी वापरे, उसका उपयोग करें, तो काफी बड़े पैमाने पे इसको जो दवा विक्रेता है उनको काफी फर्क पड़ेगा। और हमारे आयुर्वेद की, हमारे गाय की ताकत भी उसमें दिखेगी। तो हमने सबको इसको अपनाना चाहिए। और मुझे खुशी भी है कि आज करीब 21-22 लोग अपने इस मीटिंग में हम जुड़े हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मीटिंग में ज्यादा लोग जुड़ते हैं तब। तो मैं सभी का स्वागत भी करता हूँ। और डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी ने आज जो विशेष हमको जानकारी दी है, जो जो मुझे भी नहीं मालूम, उसके लिए उनका धन्यवाद भी अदा करता हूँ। हृदय से धन्यवाद आपका भी राठी जी। आपकी वजह से मैं आज बोल पाया, नहीं तो मैं प्रश्न लेता नहीं, मैं बोलता नहीं। ये तो बात थी, कल आपकी बात हुई, इसी वजह से मैं बोलने को तैयार हुआ। और आदरणीय अभिषेक जी ने भी नाम लेके बताया कि आपको बोलना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नहीं प्रसन्न जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और राठी साहब ने कल से आपका जिक्र भी कर रहे हैं, और इन्होंने आपको हमारे साथ जोड़ा। उसके लिए आप का बहुत अच्छा है। और आपने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, अपनी वैदिक तरीके से पूरी बातें बताई है। ये हमारी हमारी एक्चुअली सभी गायों में बहुत सी एक विशेषताएं हैं, जिसके हमारे धार्मिक लोग ऐसे मानते हैं। और हमारी जो रीजन वाइज गाय है, उनमें ये विशेषताएं विशेष रूप से डेवलप हुई है। बारह जी हजार 500 वर्ष पहले ये हमारी जो गाय है, 60% जो हमारी जो थू वाली गाय है, जो इस नस्ल की गाय है, वो भारत में ही पाई जाती थी। आज भी उनकी संख्या है ज्यादा, वो भारत में ही है। लेकिन ये क्रॉस ब्रेड और ये होने से उनका पर ध्यान नहीं दिया। ये बात ठीक है कि हमने अपनी गाय का संवर्धन नहीं किया, और हमने ये विदेश की गाय रेडीमेड लेने के चक्कर में आ गए, और उसमें सब कुछ, ये भी बीमारी का घर हो गया है। अभी जो मेरा आर्मी में 25,000 गायों का एक्सपीरियंस है, ज्यादातर क्रॉस ब्रेड ही थी, देसी भी थी, साहिवाल वगैरह। तो वहाँ का जो क्रॉस ब्रेड है, उसका एवरेज लाइफ ही 6 साल बच गया है। 2 बार बच्चा देगी, फिर कुछ न कुछ टीबी का घर है। और हमारी ये गाय, आपने बिल्कुल बताई कि इनमें जो इसकी थूं है, एडजस्ट करने की शक्ति है, वो बहुत ही अच्छी है। और इसका जो दूध है, इस गौलाऊ का, वो 2 से 5 गुना ज्यादा लिग्निक एसिड के कारण इसमें इम्यूनिटी बूस्टर की संख्या है। तो आप इसको जी ऐसे देख सकते हैं कि हमारी अगर 5 लीटर की दूध की भी गाय है, तो उसको 5 से गुना कर दीजिए, उसकी पोषक वैल्यू और उसकी जो दवाई के लिए ये सब बोल रहे हो, 25 लीटर के बराबर है। ये बिल्कुल सही। साइंटिफिक एस्टेब्लिश्ड फैक्टर है। और इसका जी सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, वो आजकल की जो खाने पीने में हम अपना तो ध्यान दे लेते हैं, लेकिन गाय को भी हम जहरीला खाना खिलाते हैं। तो आपको तो वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये सारा उसकी क्वालिटी, गोबर की, मूत्र की और दूध की, उनके अंदर जो माइक्रोब्स हैं, 1 ग्राम में करोड़ों, कई कई सौ करोड़ों माइक्रोब्स है, जी वो इसके लिए, इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो जहरीला खाएगा तो पेट के कीटाणु 33 कोटि, जिसको 33 टाइप कहते हैं, उससे भी ज्यादा है, करोड़ों में है, वो ही कम होते जा रहे हैं। ये मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हूँ, और रूमन माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। तो मैंने तो ये काउंट करके देखा है। और गाय का मूत्र और गाय का दूध और गाय का गोबर बाकी जानवरों से क्यों अच्छा है परसेंटेज में, इनका मेन कारण है उसका अपनी नस्ल। वो इतने 12,500 साल से हमारे परिवार के साथ जुड़ी है, खेती में भी काम आती है, पोषक में भी काम आती है, और गोबर और मूत्र धरती के लिए है, उसको दोबारा से उसी तरह तैयार करते हैं। तो ये किसी और जानवर में ये सारी क्वालिटी नहीं है। पर हम लोगों ने बीच में ये ध्यान छूट गया, आपने सारी बात बता दी है, मैं तो रिपीट ही कर रहा हूँ
उसके कारण ये इसका नाश हुआ है। अब ज्यादा जो आप सोच रहे हो उसकी वापस है। तो इसका जो अभी राठी जी ने भी बताया कि हम इसका मूत्र और प्रयोग करें, ये मूत्र और प्रयोग करने के लिए पहले इस नस्ल की शुद्धता की तरफ बढ़ना है। आपने बताया कि बिल्कुल 500 गाय हो सकता है प्योर हो, लेकिन बाकी कोई 50-60% है। अब इस इनकी संख्या शुद्धता, हर एक ब्रीड को हम पहले जी उसमें शुद्धता से आएंगे तब ये उसका गोबर और पेशाब और दूध की क्वालिटी होगी। और ये बिल्कुल सही कह रहे हो, एक हमारे गंगा तेरी गाय है ये यूपी में, उसमें भी लोग वैसे 5-6 लीटर बड़ी मुश्किल से बताते थे, लेकिन उसका अभी इस तरह का आपके जैसे काम करने के लिए आपने गाँव लाऊ का 12 लीटर बताया, उसका भी 12-13 लीटर दूध है। हमारी गायों में कैपेसिटी है, पर उसके लिए जी दो चीज की जरूरत है। एक तो उसको उस रूप में लाएं, वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और आप संवर्धन समझते हो, उसमें तो बड़ा टेक्निकल काफी चीजें हैं, गवर्नमेंट ध्यान जी दे रही है, लेकिन उसका एक विशेष रूप से मैं आपके यहाँ से आगे केस उठाएंगे। हम एक गाउलाऊ संवर्धन केंद्र बने वर्धा में, कि जी जितने भी इधर उधर से गाय है उनका आपने ये जो बताया है, कुछ आगे अगर हमें लेना पड़े तो शुद्धता की तरफ जाने के लिए साइंस की और टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो ट्रांसफर है, सेक्स सिमन है, ओनली बछड़ियां पैदा हो, कुछ ही सांड पैदा हो, तो उसमें उस तरफ बढ़ाने के लिए मैं तो इसमें रिकमेंड करता हूँ आपकी बात सुन के कि हमें वर्धा में एक गाउलाऊ इंस्टीट्यूट बने और फिर हम इस जी काम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब तक हम इनकी संख्या और इनका शुद्धता, ब्रीड शुद्धता पे जाएंगे, तभी ये जो प्रोडक्ट, जितना गोबर यूरिन जिसका आप बात कर रहे हो, वो जितना आप उसकी नस्ल शुद्ध होगी, जितना खान पान शुद्ध होगा, जितना लोकल उस एरिया की ब्रीड होगी, तभी इन प्रोडक्टों में बहुत अच्छी गुणवत्ता आती है। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। धन्यवाद। अब आगे कोई बोले। हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी गोपाल जी, नमस्ते। आप बोलिए। मेरा डॉक्टर प्रसन्न जी से ये छोटा सा प्रश्न है कि मुझे याद नहीं है कि वो वर्धा वाले कार्यक्रम में आए थे अथवा नहीं। अ, तो पता नहीं मुझे। तो एक तो ये जानने की जिज्ञासा है कि वर्धा में जो 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें वो आए थे नहीं, आए थे शायद या नहीं? उसमें वो नहीं थे, बाद में जुड़े हैं। अच्छा, वो बता देंगे, चलिए। क्लियर वही दूसरा, बता देंगे, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया है। नहीं मुझे जी नहीं था दूसरा, मैं। हाँ, तो दूसरा आप जो बोलिए, मेरा प्रश्न आप है, बोलिए, आगे बोलिए। सर, उनका जो है, जो गौरव गाय के ऊपर में वो चर्चा हो रही थी, तो महाराष्ट्र सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है इस संदर्भ में? क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ। जी धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, आपने जो सही प्रश्न उठाया। पहले पिछले 15 सालों में महाराष्ट्र गवर्नमेंट या फिर और कोई गवर्नमेंट से या फिर कोई संस्थाओं से कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ गया और इस अवेयरनेस के कारण अब गवर्नमेंट की तरफ से भी सप्लाई हो रहा है, गौरक्षण को भी सप्लाई मिल रहा है, और जो फॉडर है वो फॉडर भी अच्छा मिल रहा है जो उसको चाहिए था। पर मेन प्रॉब्लम इसमें यह है कि वो कोई नेचुरल सर्विस वाला जो बूल है, वो बूल से जो प्रोडक्शन होता है उसके अगेंस्ट में अभी जो राहुल कृषि विद्यापीठ में जो सेक्स सीमेंट सॉर्टेड सीमेंट जो सप्लाई हो रहा है, उसमें जो नेचुरल सर्विस है वो बंद हो गई और वो सॉर्टेड सीमेंट जा रहा। सॉर्टेड सीमेंट से ओनली फीमेल ही प्रोडक्ट हो रही, फीमेल बन रही। तो मेल बनाने के लिए भी एक सिस्टम बनाई महाराष्ट्र डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, एमएलडीबी और एनडीडीबी में। उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया गौलव के ऊपर अभी, और बहुत सुंदर तरीके से वो चल रहा है। जिस प्रोग्राम का मैं भी एक हिस्सा था, उन्होंने अच्छा काम किया। डॉक्टर सदाना सर है जो हिसार के कुलगुरु थे, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ। डॉक्टर सतीश राजू है तमिलनाडु के, उनके नेतृत्व में अच्छा काम हुआ। और वो वर्धा जिले में हमने एक इलीगल काम ऐसा किया कि किसी ने भी गौलव को दूसरा बुल लगाना नहीं। पूरा प्रिकॉशन लीजिए, शुद्ध को शुद्ध ही लगाइए, गौलव को गौलव लगाइए, क्योंकि यहाँ पे गावठी गैया नाम किए थे। गावठी ने लोकल एनडी नॉन डिस्ट्राइब, तो नॉन डिस्क्राइब के अंदर भी गौलों का बुल नहीं लगाना चाहिए, या गौल
या गौलव को नॉन डिस्क्राइब या फिर और कोई दूसरी जाति का प्रजाति का बुल नहीं लगाना चाहिए। इसका रेस्ट्रिक्शन हमारे डॉक्टर सतीश राजू, जो अभी रीजनल डायरेक्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन लगाया जब वर्धा में वो ऑफिसर थे तब। और उनके टीम के साथ मैंने काम करके बहुत ही सुंदर काम हुआ कि अब ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे फार्मर में आ गया, गौलव के उत्पादकों में और गोपालकों में आ गया। इसलिए सरकार की तरफ से बहुत कुछ मिल रहा है। बस हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंच नहीं पा रही, लोगों तक हम पहुंच नहीं पा रहे। ये बात सही है। मैं भी उसका एक हिस्सा था गवर्नमेंट का, लेकिन अब मैं रिटायर्ड होने के बाद, मेरे को 8 साल हो गए रिटायर्ड होने को, लेकिन मैंने उसका एक पार्ट, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल मानसिकता है वो सोशल वेलफेयर की है, मैं इसका एक पार्ट था, वन ऑफ द पार्ट अवेयरनेस प्रोग्राम का, क्योंकि मेरा मूल सब्जेक्ट है बायोडायवर्सिटी। मैं सोचा कि गौलव भी यहाँ की बायोडायवर्सिटी का वन ऑफ द पार्ट है, भाग है, और उसको बचाना जरूरी है। गाय बचे तो ग्राम बचे, ग्राम बचे तो गाय का जो गोचर भूमि है वो बचे, और गोचर भूमि बचे तो गैया के लिए जो फॉडर चाहिए वो फॉडर वहां पैदा होगा, नेचुरली पैदा होगा। ये सिस्टम हमें ऋषि संप्रदाय की बंद करने से हमारे सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। हमारी परंपरा को हमने छोड़ दिया और बाकी परंपरा को अपना लेने से, क्योंकि हमने एक एक मेरा वर्ड हरदम रहता है कि हम इको सिस्टम बचाने के जगह हम इकोनॉमिक सिस्टम बचाने लग गए, और यही हमारा पूरा घपला हो गया। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा आपने बताया। आगे कोई कोई क्वेश्चन या आगे कोई क्लैरिफिकेशन किसी को चाहिए, या कोई और बोल सकता है? राठी साहब आप भी बोल सकते हैं क्योंकि आपका भी फिजिकल एक्सपीरियंस है। इसके आगे कोई आप समझते हो कि कोई बात कैसे करें? हमारा मेन उद्देश्य है कि हम इस गाय को उसी शेप में, भगवान कृष्ण के टाइम की शेप में कैसे लाएं। इसी को नहीं, भारत में अभी 55 गाय बची है, 55 नस्ल की गाय बची है, और उनको फिर दोबारा से ये शुद्धता की तरफ कैसे ले जाएं। ये बिल्कुल प्रसन्न कुमार जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमने ये जो है उसको उस एटलीस्ट हम एक ग्रुप बनाएं कि जिसमें सांड तो शुद्ध हो। गाय मान लो 80% है तो उसको शुद्ध सांड से करेंगे तो 90% तो जाएगी। तो ये सांड का एक अलग से भी प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। और ये जो आप कह रहे हो कि 90% फीमेल पैदा करने का है, ये उसमें हम कुछ अलग से 90% मेल भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेल का सीमन दोगे तो मेल होगा, पर वो हाई टॉप क्वालिटी की करें। और इस तरह इसको वापस लाना, इसी को नहीं सभी ब्रीड को। हमारी बदरी की ब्रीड भी बहुत अच्छी है, उसका तो दवाई के लिए गावलाव की तरह है। हमारी बहुत सी ब्रीड ऐसी है, छोटी छोटी ब्रीड है। विचूर है केरला में, वो तो केवल रसोई पे पलने वाली है, उसका पैसा बहुत अच्छा है। तो ये जो संवर्धन है, ये मैं केवल दूध के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसको सुधारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये तो गोबर के लिए भी संवर्धन की जरूरत है। जो राठी साहब ने अभी बताया ना कि हम इनके प्रोडक्ट बनाएं, उससे पहले हमें, ये तो बनाए ही हम शुरू करें, इसमें मैं अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले हमें ये जो वो प्रोडक्ट शुद्ध बनेगा उस गाय को उस रूप में तैयार करें। अभी प्रसन्न जी बताएंगे कि जो उस गाय के उस टाइम के गोबर में ये जैविक विविधता ये थी, कितने करोड़, 9-10 करोड़ माइक्रोब्स एक में ही होते थे। तो इसको अब रिड्यूस होते होते 2 करोड़ से भी कम हो गए, और वो भी वो वैरायटी नहीं है जो 33 कोटि देवी देवता 33 कोटि बोलते हैं, टाइप बोलते हैं। अभी उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, बल्कि अब वो दूसरे टाइप के आ गए हैं जो गैस बनाते हैं या जो उस तरह के करते हैं। तो ये इसमें और कोई साहब पूछे कोई सवाल? बहुत अच्छा आजकल गाय पे कन्वर्सेशन चल रहा है। धन्यवाद। एक मेरा सुझाव था कि अभी अभी बजट 1 तारीख को आया है, तो बजट में ग्रामीण क्षेत्र, सहकारिता क्षेत्र और विशेष रूप से गाय के ऊपर में क्या सब चीज हुआ है, यह भी जानना आवश्यक है। तो इसके ऊपर में कम से कम लगातार तीनों दिन अलग अलग इन सारे विषयों को टच करने की आवश्यकता है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने समाचार चैनलों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हासिल की होगी, तो उनके मन में बहुत सारा प्रश्न भी उमड़ घुमड़ रहा होगा और जानकारी भी प्राप्त की होगी। या जो जानकारी प्राप्त नहीं किए होंगे तो इस डिबेट के माध्यम से सभी लोग अवेयर्ड हो सकते हैं। तो ऐसा मेरा सुझाव था।
विशेष रूप से राजा राम यादव जी से और अभिषेक जी से, नालंगे सर से मेरा आग्रह है कि वो इसको इस सुझाव को गंभीरता पूर्वक विचार करें। धन्यवाद। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा आपने सजेशन दिया है। तो मेरे ख्याल से तो 2-3 दिन हम बजट पे करें, और बजट में भी इस बार तो इन्होंने कोऑपरेटिव पे और भी कोशिश की है आगे, और उसका हम कैसे फायदा उठाएं, और खेती और गाय और ये इस पे भी बहुत जोर है। और अभी तो बल्कि जो ये 1-2 दिन में शायद और क्लियर हो जाए कि ये जो यूएसए का और जो ये हो रहा है टैरिफ पे, तो उसमें कहीं हमारे गोपालक और हमारे मछली वाले और हमारे खेती वाले में क्या असर पड़ेगा, ये बहुत डिस्कशन की जरूरत है। आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे अभिषेक जी से कि ये 2-3 दिन ये सारे इशू प्लान करें। आज जो आज गोलाव पे तो इतना ज्यादा बता दिया है हमारे प्रसन्न कुमार जी ने। आप और भी किसी धन्यवाद। देसी गाय के बारे में कोई बात पूछ सकते हैं, क्योंकि वो केवल गोलाव पे तो काम किया है, पर वो पूरे की जानकारी उनकी भी है। तो गाय के जी बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन आप चाहते हो तो वो पूछ सकते हैं, या कोई और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काफी और भी लोगों को हमारे यहाँ जो जुड़े हैं उनको गाय के बारे में बहुत नॉलेज है। धन्यवाद। नमस्कार सर, जरा हम ये जानकारी चाह रहे थे कि गौला गाय जो है यूपी में सुटेबल रहेगी? इसका तो मैं ही बता देता हूँ। हमारे हमारे इस गाय में ही ये जो आपकी स्कीम है, इसमें ज्यादा नुकसान हमारी गाय को हुआ है। गाय जिस क्षेत्र में डेवलप हुई है उसी में होनी चाहिए। डेवलप करने के लिए बाद में वो दूध दूध बढ़ जाए तो वैसे बेशक ले जाओ, उसका संवर्धन उसी एरिया में जिस क्षेत्र में वो शुरू से हुई है उसमें जाता है। आपके आपके एरिया में, आप कहाँ से हैं? आपके एरिया मैनपुरी में से। बनारस के पास एक ऐसी ही गाय है, बिल्कुल ऐसी ही गाय है, क्योंकि वो भी भगवान कृष्ण का एरिया है यूपी में, वृंदावन कोसी एरिया सब। उसका नाम है गंगा तीरी। आप उस पे काम करिए, इसी के पैरेलल गाय है। धन्यवाद। सर हमारा मैनपुरी जो है मथुरा से मात्र जो है 130 किलोमीटर है, जो कृष्ण जी की जन्मभूमि रही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ 2 गाय हैं। गंगा तीरी जी तो थोड़ा बनारस की तरफ है, पर वहां भी जी होती है। वहां जी दूसरी गाय एक मेवाती करके बोलते हैं आजकल, वो सफेद रंग की, और एक कोसी बोलते हैं। जी थोड़ा मिक्स हो गई है, लेकिन जी आपको वहां मिल जाएगी। और दूसरी वहां की नजदीकी गाय हरियाणा है, जी इसी तरह की सफेद गाय, जैसे ये गावलाव है, जैसे गंगा तिरी है। ये जी गाय हमारी 2 रूप में आपको ज्यादा मिलेगी, एक तो ब्राउन कलर की और एक सफेद। तो सफेद गाय जो है वो करीब करीब काफी मिलती जुलती नस्ल है, और थोड़ा बीच बीच वाली साइड है। तो आपको उधर जरूर करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, आप इतने इंटरेस्टेड हैं तो एक कोसी गाय है, कुछ ही बची है, वो ढूंढनी पड़ेगी गांव गांव में जाकर। आप उसका काम करिए। वो तो रियल भगवान कृष्ण की जैसे गावला हुआ है, ऐसे ही वो भी रही है शुरू में जी जब वो जी मथुरा में थे। जी जी। अच्छा सर, इसके लिए आज हमारी बात हुई थी मंत्री जी से, तो उनका कहना ये था कि इस समय जो है इसके लिए जो चारा जो है, हेलो, सुन रहे हैं सर? जी जी, बोलते रहिए, सुन रहे हैं आपको। मोरंगा जो पैदा कराई है, मोरंगा जो है गायों के लिए बहुत सूट करेगा, तो सर ये सही रहेगा क्या? ये सही है, लेकिन गाय का असली चारा घास है, और जी घास में बहुत सी वैरायटी है। आजकल जी एक नेपियर ग्रास आ रही है, नेपियर घास। वो जी एक बार लगा दो तो 5-6 साल तक कटिंग देती है, हर 2 महीने में। और जी बहुत अच्छा है वो भी। अगर आपके खेती खेती है तो वो लगाइए। नहीं तो जी जिंजवा और बहुत सी घास जो जंगल में होती थी वो भी, वो कहीं है तो वो भी। नहीं तो ज्वार, बाजरा, मक्का, ये बड़े जी लेवल की घास है और छोटे लेवल की घास है, इनको भी चालू रखिए। पर आजकल मोरिंगा भी बहुत यूजफुल है, वो तो राठी जी साहब बहुत बताएंगे। लेकिन मोरिंगा आप मैंड पे लगाइए, केवल सारा नहीं है। मोरिंगा के पत्ते आप 30% दे सकते हैं, 30 भी ज्यादा है, 10-12% दे सकते हैं। पर असल अच्छा में तो आपको सूखा और गीला, बरसीम, लूसरन, चारा की खतर बहुत होती है। पर आपके जी लिए सबसे आसान होगा, वो बहुत लग जाती है, नेपियर ग्रास करके आती है। उसकी आजकल लेटेस्ट वैरायटी नेपियर 21 है। वो आप आसानी से उसके गन्ने की तरह लगती है, और एक बार लगा दी तो 7-8 साल चलती है। अगर वो जमीन है जी, तो ये लगाइए, सभी पशुओं के लिए अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। ऋषि आरोग्य जी, आप बोलिए।
जी नमस्कार सभी बंधुओं को। थोड़ा किया है। नमस्कार सभी भाई बंधुओं को। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। जी हो गई। आज बहुत ही शानदार विषय और बहुत ही सुंदर विषय शुरू किया गया, क्योंकि हम सिर्फ कहने से माता नहीं माने, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और इस विषय की आज जो शुरुआत की है, इसके लिए राठी जी को, सभी लोगों को साधुवाद मेरी तरफ से। और इस समय एक योजना तो बहुत पहले से चल रही है, नेशनल गोकुल मिशन वाली। मैं समझ रहा हूँ कि नेशनल गोकुल मिशन की योजना को अगर फॉलो कर लिया जाए तो गाय को हम बचा सकते हैं। उसमें 522 एकड़ जमीन एक जगह चाहिए होती है, वहाँ 1000 गायों के लिए व्यवस्था रहती है, और 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से ये योजना संचालित है। तो इस पे भी विचार किया जा सकता है राठी जी। और बाकी मैं, प्रसन्न कुमार जी ने जो रखा है विषय, मैं चाहता था उनका नंबर अगर मुझे मिल जाता तो कुछ उनसे मैं पर्सनल डिस्कशन करना था, क्योंकि मैं इस समय मिलेट्स स्टोर वगैरह चलाता हूँ। ये मिलेट्स पे काफी बड़ा काम चल रहा है मेरा। और मिलेट्स के साथ साथ जो भी हेल्दी फूड होता है वो सभी हमारे यहाँ से बिकता है, लखनऊ में, और ऑनलाइन तो पूरे भारत में जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की जो दुर्लभ चीजें हैं वो हमारे पास जुड़ी रहेंगी, तो हम उन लोगों की सेवा कर पाएंगे जो लोग वास्तव में इसके खाने वाले हैं। धन्यवाद। ऋषि जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे शशिकांत जी दीजिए, सवाल और पूछिए। उनका उनका नंबर आपको मिल जाएगा। जी उसमें डाल दीजिए अपना भी, उनका डलवाते हैं। शशांक जी आप अपना, आपका सवाल पूछिए। मुझे तो आज नया सॉरी लगा है, आप अपने बारे शशांक में जी। पूरा बताइए। आप अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं पिछले 5 वर्षों से मिलिट्स पे काम कर रहा हूँ, और एफपीओ भी चला रहा हूँ, एफपीओ बनवा भी रहा हूँ। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण काम यह है कि जो ऑर्गेनिक और शुद्ध पैदा करने वाले लोग हैं उनके लिए मार्केटिंग देता हूँ, और जो खाने वाले लोग उनके लिए ब्रिज का काम कर रहा हूँ। ये ऋषि आरोग्यम जो लगा हुआ है इसमें लोगो, वो हमारा पेटेंटेड है, और इसे हमने ट्रेडमार्क भी करा लिया है, और पूरे भारत में हमारा मटेरियल इसके द्वारा तैयार किया हुआ जा रहा है। मेन किस जगह से? लखनऊ? लखनऊ, लखनऊ। लखनऊ से हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अच्छा पॉइंट उठाया। प्रसन्न कुमार जी, आप अपना इसमें डाल दीजिए, नंबर है तो, जी वरना बता जी दीजिए, जी। सभी को नोट कर लेंगे। जी जरूर। और कोई प्रश्न? और कोई पर्सन या और कोई जानकारी कोई भी आदमी दे सकता है किसी भी ब्रीड के बारे में। भारतीय गाय की विशेषताएं हैं, ये तो बहुत पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। और ये क्यों है विशेषता, इसका मैंने कारण बता दिया। हमारे हमारे मनुष्य में विशेषता है, वो आप सब ज्यादा जानते हो। हमारे पशुओं में, हर एक पशु में विशेषता है। हमारी गाय की विशेषता आप सब जानते हो, इसमें इस तरह का इसका दूध, गोबर और सबसे टॉप है। लेकिन हमारे घोड़े में भी विशेषता है, हमारे कुत्ते में भी विशेषता है, हमारे बहुत से जानवर में अलग से, जंगली जानवर से लेकर सब में अलग से विशेषता है, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत पहले से डेवलप हुई है और नेचर के साथ हुई है। तो नेचर में जो बायोडाइवर्सिटी को बचाते हुए, शुद्धता को रखते हुए, हर एक बायोडाइवर्सिटी के लोगों को बहुत पहले से डेवलप है। इसलिए हमारे आदमी और जितने भी जीव हैं, इवन प्लांट्स में भी, हमारे बर्ड जैसा प्लांट्स कहीं नहीं मिलता, पीपल जैसा प्लांट्स कहीं नहीं मिलता। तो वो बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स या कोई भी प्लांट्स हो, हमारे हिंदुस्तान को और उसको बड़ा हिंदुस्तान समझो, तो उसमें हर एक चीज में विशेषताएं रही हैं। ये नेचर ने डेवलप किया है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारी हमारी धरती पर जन्म लेते हैं और कहीं कम लेते हैं। धन्यवाद। आप इस गाय के विषय में कोई भी क्वेश्चन पूछिए, फिर 5-7 मिनट और है। ये दुधारू गाय के लिए दाने में क्या क्या दिया जाना चाहिए? दुधार दुधारू गाय के लिए दाने में जनरली 3 तरह का, जो जो 2 किलो के ऊपर 1 किलो कंसंट्रेट दाना देना चाहिए। और उसका परसेंटेज ऐसे है कि उसमें 1/3 बुरादा टाइप होना चाहिए, चाहे चने का हो और चाहे गेहूं का हो।
एक तिहाई उसमें सीरियल होना चाहिए, बाजरा है, ज्वार है, जौ है। एक तिहाई उसमें खड़त टाइप, जिसको आप प्रोटीन के लिए बोलते हो, ये होना चाहिए। 1 किलो 100 किलो का है तो 1 किलो मिनरल मिक्सर, कोई भी कमी ना रहे, वो कैल्शियम फास्फोरस वगैरह होना चाहिए। और 1 किलो के करीब नमक होना चाहिए, हो सके सिंधा नमक हो तो ज्यादा अच्छा है। ये आपको जनरल फार्मूला बता दिया। 2 किलो दूध के ऊपर 1 किलो, ये जो जो आप दाना पूछ रहे हो ये जरूरी है। पूरा कैलकुलेशन आप कैसे भी अपने एरिया में, जैसे ज्वार मिलती है, बाजरा मिलता है, जो मिलता है, उसमें ये कैलकुलेशन ध्यान रखिए कि बुरादा टाइप है वो 1 तिहाई, खल टाइप है वो 1 तिहाई, चाहे मूंगफली की हो चाहे सरसों की हो। और जो गेहूं, बाजरा, ज्वार, गेहूं, जो जो भी देना चाहो वो 1 तिहाई। लेकिन उसमें आपने नमक, और उसमें आपने मिनरल मिक्सर एक आता है, वो जो कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाए, क्योंकि आज के जो गाय में इनफर्टिलिटी हो रही है, वो मिनरल मिक्सर नहीं मिल रहा, हर जगह अंग्रेजी खाद डाल डाल के हमने खेती खराब कर दी है। तो ये जनरल का कंपोजिशन है गाय के खाने का। और वैसे ही करीब करीब कुछ सूखा होना चाहिए, जैसे तूड़ा है, मूंगफली की वो है, और कुछ हरा घास या ज्वार या बाजरा या जो भी है, वो नेपियर, ये सब होना चाहिए। ये स्केल है। आपने कुछ दूध 2 किलो ज्यादा, 2 किलो दूध जो ज्यादा देती है उस पर क्या रेशियो और बढ़ाने के लिए कुछ फरमा रहे थे आप? हेलो, आवाज नहीं आ रही। 2 किलो के पीछे 1 किलो, 2 किलो दूध के पीछे, 2 लीटर दूध के पीछे 1 किलो कंसंट्रेट कैलकुलेट कर लीजिए। उसमें मैंने 3 चीज अलग अलग बता दी, तीनों 1/3 लेना है और मिनरल मिक्सर डालना है। जैसे 10 लीटर की है तो आपने 5 लीटर देना ही देना है। अच्छा, आधा आधा दूध से आधा। दूध से आधा। अच्छा, बुरादे से आपका क्या अभिप्राय है सर? बुरादे से मेरा अभिप्राय है छिलका, चने का छिलका, गेहूं का अच्छा अच्छा, छिलका जो अलग से। हाँ हाँ, वो मतलब उस तरह का, मतलब जो थोड़ा हल्का रहता है। और ठीक। जो दाना कहते हो उससे मतलब है कि चाहे थोड़ा पीस के या दलिया डल के वो। और जो आप कह रहे हो खड़ है, खड़ वो तो जो निकलती है मूंगफली की बचता है ना, जो बाद में सरसों का, इस तरह की अच्छा, खल। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, और कोई क्लैरिफिकेशन हो देसी गाय के बारे में? सर अगर 2-4 बार चर्चा और हो जाए सर, तो हम लोगों को थोड़ा ज्ञान और मिल जाएगा, इससे बहुत अच्छा रहा आपका। जरूर होती जरूर रहेगी, होती ये तो रहेगी, ये तो जी सर, जी सर, धन्यवाद बहुत काफी बहुत। चर्चा काफी चर्चा हमारे यहाँ हमारे होती यहाँ है। होती है। जी जी, ब्रिगेडियर साहब मीडियम मैं साहब मैं कुछ कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब मैं कुछ राठी साहब, आप समाप्त करवाइए। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी। जी जरूर बोलिए साहब, कोई भी बोलो, खुला है। जरूर जरूर। नहीं, आज की जो वक्ता है, तो उनसे पूछना चाह रहा था कि वरोर के पास एक संजय दानव करके जो गौड़ाऊ गाय के लिए ही काम कर रहे हैं, उनके पास मेरे ख्याल से 100-125 गाय है। तो ये उनको जानते हैं या नहीं? अगर नहीं जानते तो एक दूसरे से जान जान पाके और आगे काम बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर प्रसन्न कुमार, जी जी। आप सुना है हाँ तो जी। बताइए।
ये जी कौन सा गांव किसका, कौन से जिले में, कौन से तहसील में, कौन से स्टेट में है, आप जरा थोड़ा सा और वरोर बताइए। वरोर के पास में वर्धा, वरोर वरोर के पास में, वरोर से 10 किलोमीटर से पवना करके गांव है, छोटा सा गांव है। जी जी वहां पे वो निसर्ग के साथ में खेती भी कर रहे और गौड़ाऊ गायों को भी संभाल रहे। जी। डॉक्टर हाँ जी प्रसन्न कुमार। जी। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ इसका जवाब। तो उनका नाम है नंदू गावंडे। आमगांव जंगली गांव है पवनार के पास में, और वहीं वो गौलव का गौलव धाम बनाए पवनार हुए हैं। नहीं, पवनार नहीं। पवनार नहीं, आमगांव। वर्धा डिस्ट्रिक्ट अच्छा। में आमगांव गांव है, जहाँ पे ये गौलव का धाम बना है। 150 गैया है वहाँ पे। और वो सारी गैया हमारे पवनार आश्रम से ही दी गई है, गौलव की शुद्ध की। क्योंकि हम उसका पालन पोषण इकोनॉमिकल कमजोरी की वजह से हमारे आश्रम में थोड़ा नहीं हो सका, डिस्टर्ब हो गया, इसलिए हमने पूरी गैया नंदू गावंडे जो वहाँ का चला रहा है उसी को हमने पूरी दे दी। 32 गैया उसमें गैया थी जो कम से कम 10 लीटर पर डे दूध दे रही थी। इतनी अच्छी गैया वहाँ दे दी हमने। और हम फ्री कॉस्ट देते, किसी से पैसे लेते नहीं। वो हमारे सेंटर है वो। जी जी। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा था कि ये अपने ही एरिया में, अपने हाँ ही आसपास वरोर करके एक जगह है। वरोर तो आपको मालूम होगा। जी, सेवाग्राम के पास में। अमते जी का आश्रम यहाँ पे है। हाँ, वरोरा, वो वरोरा है। वरोर, हाँ वरोरा। वो अंग्रेजी के हिसाब से ठीक है, मतलब वरोरिया या वरोरा। हाँ वहां से नजदीक 10-12 किलोमीटर पे एक गांव है पवना। जी। तो वहां पे एक बंदा है जो इसके लिए डेडिकेटली काम कर रहा है। तो ये हम लोगों को एक दूसरे से जुड़ना मेरे ख्याल से जरूरी लग रहा है, इसलिए मैंने पूछा कि अगर आप पहचानते रहेंगे तो बढ़िया है, और अगर नहीं पहचानते रहेंगे तो वो भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने। आपको जी जी, एक मिनट। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जितनी भी गौलव के फार्म है या गौलव की गैया के संगोपन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं या गौरक्षण है, वो कम से कम एक बार तो ये मेरे संपर्क में जरूर आए हुए हैं। और उनको जो गौलव का जो मार्गदर्शन मिला, या फिर गौलव खरीदी करने का या फिर लेने का, और या उनके घर आश्रम में या फिर गौरक्ष में रखने का जो काम किया, वो कम से कम एक बार तो कंसल्ट उन्होंने जरूर किया। कई गौरक्षण है, कई संस्था है, कई बहुत एनजीओ है बढ़िया। जिन्होंने गौरव का संगोपन किया है। शायद वो भी एक उसमें हो सकते हैं। संपर्क कम हुआ होगा, लेकिन जानकारी तो उनको जरूर होगी। ये किताब पूरे बहुत महाराष्ट्र में बढ़िया। 5,000 लोगों तक पहुंची है। बहुत बढ़िया। तो मेरा कहना यही है कि जो लोग संपर्क में जी आ रहे हैं ना, जी जी। उनसे संपर्क बनाए रखना और वो आगे बढ़ाना, ये हाँ जी, हमारे काम बिल्कुल। को ताकत देगा। बहुत बढ़िया, सही सही बोले आप। आपको आपका शशांक जी, और तो बड़ा है आपका और। जी जी, राजाराम जी बोलिए। शशांक जी, आप उनको जोड़ो ना हमसे। ये जो नालंगी साहब और ये जो प्रसन्न कुमार साहब हैं, इनको सबको मिला के हमने गाय गोलव को आगे बढ़ाना है। उनको जी भी जी जोड़ो। और जो भी आए, सब जितने ज्यादा होंगे उतना आसानी से हम काम चलेंगे। अनिल राठी साहब, जरूर आप बोलिए। जरूर जरूर। तो कुमार जी आपका नंबर डाल दीजिए। जी जी, जरूर। हेलो। हाँ जी। अनिल राठी साहब, हेलो। अनिल राठी साहब नहीं सुन रहे? गोपाल नहीं, अभी वो प्रसाद जी। नहीं सुन पा रहे। गोपाल अभी वो प्रसाद नहीं जी। सुन पा रहे। गोपाल जी प्रसाद जी, जी 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 बताएं। आप धन्यवाद करें, क्लोज करें डॉक्टर प्रसन्न कुमार का। जी आज का जो सत्र था देशी गाय के ऊपर में विशेष रूप से अ, तो गौरव गाय के ऊपर में, और इस पर
डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन किए। गौलोक गायों से संबंधित जो आंतरिक विश्लेषण है जो उन्होंने किया, सभी लोग उससे लाभान्वित हुए। डॉक्टर राजाराम यादव जी का भी हम आभारी हैं जो उन्होंने मार्गदर्शन किया। तो आप सभी लोग इसी तरह से ज्वलंत विषयों पर जुड़े रहें और अपनी क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से प्रसन्न जी का धन्यवाद। धन्यवाद जी, सभी का धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे। राजा